कम बैक टू सीजी शिक्षा मेडिन सासा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स के बेस पे तरंगे के माध्यम से देख रहे हैं। अब हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से देखते हैं वक्र पृष्ठ से तरंगों का परिवर्तन। हम लोग इसमें देखेंगे वक्र पृष्ठों से तरंगों का परिवर्तन को देखेंगे। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से देखते हैं वक्र पृष्ठों से तरंगों का परावर्तन किसके किसके बेसिस पे होता है और ये किसके अनुसार से होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि वक्र पृष्ठ से तरंगों का परावर्तन किसके अनुरूप होता है। वक्र पृष्ठ से तरंगों का परावर्तन, तरंगों का परावर्तन, वक्र पृष्ठ से तरंगों का परावर्तन। ठीक है, ये किसके किसके अनुसार होगा और ये किसके बेस पे हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्या करेंगे भाई, क्लियर करेंगे। क्लियर? तो चलिए ये वक्र पृष्ठ से परावर्तन होता है, ये हमारे पास ये डॉपलर प्रभाव के अकॉर्डिंग में होता है भाई। डॉपलर प्रभाव को भी एक बार देख लीजिए। डॉपलर प्रभाव के बेसिस पे होता है कि जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है, जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच, यहाँ से देखिए, जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तथा इस प्रभाव को क्या कहते हैं भाई, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो ये आप लोग के डॉपलर प्रभाव के अंतर्गत आएगा। ये किसके अंतर्गत आएगा भाई, आप लोग के पास डॉपलर प्रभाव के अंतर्गत आएगा। तो डॉपलर प्रभाव के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव के नाम से जानते हैं। तो डॉपलर प्रभाव के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि डॉपलर प्रभाव किसके अनुरूप होता है और ये डॉपलर प्रभाव किसके अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके माध्यम से रहेगा और किसके बेसिस पे भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं भाई, आभासी आवृत्ति कहते हैं। तो ये आप लोगों की आभासी आवृत्ति के अंतर्गत आएगा। ये किसके अंतर्गत आएगा, आप लोगों के पास आभासी आवृत्ति के अंतर्गत आएगा। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है, जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तथा इस प्रभाव को क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तथा इस प्रभाव को क्या प्रभाव कहते हैं भाई, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं
तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो डॉपलर प्रभाव के अंतर्गत भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो ये डॉपलर प्रभाव के अंतर्गत आ जाएगा भाई। जब भी हम लोग डॉपलर प्रभाव के बेसिस पे देखेंगे तो हमारे पास ये कंटेंट आएंगे। क्लियर। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो डॉपलर प्रभाव के अंतर्गत भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि डॉपलर प्रभाव किसके बेसिस पे रहेगा, ये डॉपलर प्रभाव किसके इनकोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के इनकोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में रहेंगे। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं भाई, आभासी आवृत्ति कहते हैं। तो आभासी आवृत्ति के अंतर्गत भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। क्लियर। ये दोनों किसके अंतराल में रहेगा और किसके बेसिस में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के अनुरूप में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किसके अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर लेते हैं, सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई। ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। क्लियर। जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तथा इस प्रभाव को क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव कहते हैं।
डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाला आभासी परिवर्तन को बताता है तथा जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो तो डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। तो डॉपलर प्रभाव के अंतर्गत भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये किसके कोडिंग में आएगा और किसके बेस पे आएगा। क्लियर। तो यहाँ पर ये चीज़ दिया गया है कि जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है, क्या होती है? अपेक्षिक गति होती है। तो अपेक्षिक गति के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि अपेक्षिक गति किसके एक रीडिंग में रहेगा और किसके बेस पे रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। क्लियर। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है, जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच क्या होती है भाई, अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है। क्या होती है भाई? कुछ बदली हुई प्रतीत होती है। तो इसके माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अनुरूप रहेगा और किसके बेसिस पे भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किसके एक रीडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये किसके एक रीडिंग में आएगा और किसके बेसिस में भी आएगा। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं भाई, आभासी आवृत्ति कहते हैं। तो ये आभासी आवृत्ति के अंतर्गत भी आ जाएगा। ये किसके अंतर्गत आ जाएगा भाई, आभासी आवृत्ति के अंतर्गत आ जाएगा। तो आभासी आवृत्ति के अंतर्गत ये आ जाएगा। तो इसके बेस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच, जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो ये डॉपलर प्रभाव के अंतर्गत भी आ जाएगा। ये किसके अंतर्गत आ जाएगा भाई, डॉपलर प्रभाव के अंतर्गत आ जाएगा। तो डॉपलर प्रभाव के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि डॉपलर प्रभाव किसके बेसिस पे रहेगा और किसके एक रीडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के
अंतराल में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो यहाँ से जान सकते हैं कि जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है तथा जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो तो डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। ध्वनि तरंगों के लिए डॉपलर प्रभाव निम्नलिखित 4 स्थितियों में होता है। यदि ध्वनि स्रोत गतिमान हो तथा श्रोता स्थिर हो, यदि ध्वनि स्रोत स्थिर हो तथा श्रोता गतिमान हो, यदि ध्वनि स्रोत एवं श्रोता दोनों गतिमान हो, यदि ध्वनि स्रोत श्रोता एवं माध्यम गतिमान हो। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है तथा जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो तो डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। ध्वनि तरंगों के लिए डॉपलर प्रभाव निम्नलिखित 4 स्थितियों में होता है। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है तथा जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो तो डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। ध्वनि तरंगों के लिए डॉपलर प्रभाव निम्नलिखित 4 स्थितियों में होता है। यदि ध्वनि स्रोत गतिमान हो तथा श्रोता स्थिर हो, यदि ध्वनि स्रोत स्थिर हो तथा श्रोता गतिमान हो, यदि ध्वनि स्रोत एवं श्रोता दोनों गतिमान हो, यदि ध्वनि स्रोत एवं श्रोता एवं माध्यम गतिमान हो। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो डॉपलर प्रभाव के अंतर्गत भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि डॉपलर प्रभाव किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस में रहेगा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाला आभासी परिवर्तन को बताता है तथा जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो तो डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। ध्वनि तरंगों के लिए डॉपलर प्रभाव निम्नलिखित 4 स्थितियों में होता है। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है तथा जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो तो डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। ध्वनि तरंगों के लिए डॉपलर प्रभाव निम्नलिखित 4 स्थितियों में होता है। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है, क्या गति होती है भाई? अपेक्षिक गति होती है। क्लियर? तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। क्लियर? तो जब ध्वनि स्रोत तथा
श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो डॉपलर प्रभाव के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये डॉपलर प्रभाव किसके बेस पे आएगा भाई, और ये डॉपलर प्रभाव किसके एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे भी रहेगा। क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और दोनों किसके एक रोडिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेस पे रहेगा। तो चलिए यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी आएंगे। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। क्लियर, तो चलिए यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किसके एक रोडिंग में रहेगा। ये किसके एक रोडिंग में रहेगा और किसके बेस पे रहेगा, इस चीज़ को जान सकते हैं। इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के ये किसके एक रोडिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा, इस चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। इन दोनों क्वेश्चनों के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो चलिए यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के ये बेस पे रहेगा। तो चलिए यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, आभासी आवृत्ति कहते हैं। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है। डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है और जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो तो डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। ध्वनि तरंगों के लिए डॉपलर प्रभाव निम्नलिखित 4 स्थितियों में होता है। यदि ध्वनि स्रोत गतिमान हो तो
तथा स्थिर हो, तो यदि ध्वनि स्रोत स्थिर हो तथा श्रोता गतिमान हो, यदि ध्वनि स्रोत श्रोता दोनों गतिमान हो, यदि ध्वनि स्रोत श्रोता एवं माध्यम के बेस पे गतिमान के बेसिस पे रहेगा। तो इस कंटेंट के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि यदि पहला शर्त के अनुसार ये था कि यदि ध्वनि स्रोत गतिमान हो तथा श्रोता स्थिर हो, दूसरा यदि ध्वनि स्रोत स्थिर हो तथा श्रोता गतिमान हो, और तीसरा यदि ध्वनि स्रोत एवं श्रोता दोनों गतिमान हो, और चौथा यदि ध्वनि स्रोत एवं श्रोता एवं माध्यम गतिमान हो। तो इसके बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं, तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है, तथा जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो तो डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। ध्वनि तरंगों के लिए डॉपलर प्रभाव निम्नलिखित 4 स्थितियों में होता है। यदि ध्वनि स्रोत गतिमान हो तथा श्रोता स्थिर हो, यदि ध्वनि स्रोत स्थिर हो तथा श्रोता गतिमान हो, यदि ध्वनि स्रोत एवं श्रोता दोनों गतिमान हो, यदि ध्वनि स्रोत एवं श्रोता एवं माध्यम तीनों गतिमान हो। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं, तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। और डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है, तथा जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो तो डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। ध्वनि तरंगों के लिए डॉपलर प्रभाव निर्णय की 4 स्थितियों में होता है। यदि ध्वनि स्रोत गतिमान हो तथा श्रोता स्थिर हो, यदि ध्वनि स्रोत स्थिर हो तथा श्रोता गतिमान हो, यदि ध्वनि स्रोत एवं श्रोता दोनों गतिमान हो, यदि ध्वनि स्रोत श्रोता एवं माध्यम गतिमान हो। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, जिसे हम लोग आभासी आवृत्ति के माध्यम से जानते हैं। जिसको हम लोग किसके बेस पे जानते हैं भाई, आभासी आवृत्ति के माध्यम से जानते हैं। तो ये आभासी आवृत्ति के एक रोडिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा, जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं, तथा इस प्रभाव को आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है। तथा जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो तो डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। ध्वनि तरंगों के लिए डॉपलर प्रभाव निम्नलिखित 4 स्थितियों में होता है। यदि ध्वनि स्रोत गतिमान हो तथा श्रोता स्थिर हो, यदि ध्वनि स्रोत स्थिर हो तथा श्रोता गतिमान हो, यदि ध्वनि स्रोत एवं श्रोता दोनों गतिमान हो, यदि ध्वनि स्रोत श्रोता एवं माध्यम गतिमान हो। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं, तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है, तथा जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो तो डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता। ध्वनि तरंगों के लिए डॉपलर प्रभाव की 4 स्थितियों में होता है। यदि ध्वनि स्रोत गतिमान हो तथा श्रोता स्थिर हो, यदि ध्वनि स्रोत स्थिर हो तथा श्रोता गतिमान हो, यदि ध्वनि स्रोत एवं श्रोता दोनों गतिमान हो, यदि ध्वनि स्रोत एवं श्रोता एवं माध्यम के बेस पे गतिमान हो। तो इस कंटेंट के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये किसके एक रोडिंग में रहेगा। जैसे कि हमारे पास ये कंटेंट के बेस पे देखते थे कि प्रगामी और अप्रगामी के बेस पे जो हमारे पास ये कंटेंट होता था, जिसमें हम लोग दोनों कंटेंट के बेस पे देख रहे थे कि इसमें माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करते थे और इनका कंपन आयाम समान होता था। अप्रगामी तरंगे में इसमें निज स्पंदों को छोड़कर शेष कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करते थे, परंतु अलग अलग कणों का कंपन आयाम अलग अलग होता था। तो इन तरंगों के माध्यम से भी हम लोग जान सकते हैं कि इन तरंगों में किसी भी क्षण माध्यम के समस्त कण माध्य स्थिति के एक साथ नहीं गुजरते हैं, जबकि इनमें प्रत्येक आवर्तकाल में 2 बार माध्यम के प्रत्येक कण माध्य स्थिति से एक साथ गुजरते हैं, तथा इसमें किसी भी क्षण 2 निकटस्थ निस्पंदों के बीच स्थित होते हैं। तो प्रगामी तरंगे के माध्यम से भी जान सकते हैं, अप्रगामी तरंग के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि इन तरंगों में किसी भी क्षण, यहाँ से देखिए कि इन तरंगों में किसी भी क्षण माध्यम के कणों की कला एक समान नहीं होती है और समस्त कण समान कलम होते हैं, परंतु एक निस्पंद के दोनों ओर के कण विपरीत कलम में होते हैं। ये तरंग विपरीत दिशा में संचरित समान आयाम में होते हैं। इन तरंगों का उत्पादन किसी तरंग स्रोत द्वारा होता है और
एवं इसमें प्रगामी तरंगों का अध्यारोपण से स्वरूप उत्पन्न होती है। तो प्रगामी तरंग के माध्यम से भी जान सकते हो और अप्रगामी तरंग के माध्यम से जान सकते हो। आपके पास दो कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा भाई, एक प्रगामी तरंग के माध्यम से रहेगा और एक अप्रगामी तरंग के माध्यम से रहेगा। प्रगामी तरंग के माध्यम से जान सकते हैं और अप्रगामी तरंग के माध्यम से जान सकते हैं। जैसे कि इसमें माध्यम के प्रत्येक कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करते हैं तथा इनका कंपन आयाम समान होता है, जबकि इन तरंगों में किसी भी क्षण माध्यम के समस्त कण माध्य स्थिति के एक साथ नहीं गुजरते हैं। और प्रगामी तरंगे में इन तरंगों में किसी भी क्षण माध्यम के कणों की कला एक समान नहीं होती है। प्रगामी तरंगे इन तरंगों का उत्पादन किसी तरंग स्रोत द्वारा होता है। अप्रगामी तरंगे इसमें निस्पंदों को छोड़कर शेष कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करते रहते हैं, परंतु अलग अलग कणों का कंपन आयाम अलग अलग होता है। अप्रगामी तरंगे इनमें प्रत्येक आवर्तकाल में 2 बार माध्यम के प्रत्येक कण माध्य स्थिति से एक साथ गुजरते हैं। इसमें किसी भी क्षण 2 निकटस्थ निस्पंदों के बीच स्थित समस्त कण समान कला में होते हैं, परंतु एक निस्पंद के दोनों ओर के कण विपरीत कला में होते हैं। ये तरंगे विपरीत दिशा में संचरित समान आयाम एवं आवृत्ति की प्रगामी तरंगों के अध्यारोपण से उत्पन्न होती है। तो प्रगामी तरंगे होती है, अप्रगामी तरंगे होती है। प्रगामी तरंगे इसमें माध्यम के प्रत्येक कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करते रहते हैं तथा इनका कंपन आयाम समान होता है। अप्रगामी तरंगे इसमें निस्पंदों को छोड़कर शेष कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करते रहते हैं, परंतु अलग अलग कणों का कंपन आयाम अलग अलग होता है। प्रगामी तरंगे इन तरंगों में किसी भी क्षण माध्यम के समस्त कण माध्य स्थिति के एक साथ नहीं गुजरते हैं, जबकि अप्रगामी तरंगे में आवर्तकाल में 2 बार माध्यम के प्रत्येक कण की स्थिति से एक साथ गुजरते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो प्रगामी तरंगे और अप्रगामी तरंगे के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं कि इसमें माध्यम के प्रत्येक कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करते रहते हैं तथा इनका कंपन आयाम समान होता है, जबकि अप्रगामी तरंगे इसमें निस्पंदों को छोड़कर शेष कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करते रहते हैं, परंतु अलग अलग कणों का कंपन आयाम अलग अलग होता है। प्रगामी तरंगे इन तरंगों में किसी भी क्षण माध्यम के समस्त कण माध्य स्थिति के एक साथ नहीं गुजरते हैं, जबकि अप्रगामी तरंगे इनमें प्रत्येक आवर्तकाल में 2 बार माध्यम के प्रत्येक कण माध्य स्थिति से एक साथ गुजरते हैं। प्रगामी तरंगे इन तरंगों में किसी भी क्षण माध्यम के कणों की कला एक समान नहीं होती है, जबकि अप्रगामी तरंगे में समस्त कण समान कलम होते हैं, परंतु एक निस्पंद के दोनों ओर के कण विपरीत कलम होते हैं। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में रहेंगे। तो यहाँ से हम लोग वक्र पृष्ठ के बेसिस पे जब देख रहे थे तो हमारे पास ये कंटेंट था और इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इसको क्लियर किए थे कि प्रगामी तरंगे के माध्यम से क्या होता है, अप्रगामी तरंगे के माध्यम से क्या होता है। प्रगामी तरंग के माध्यम से क्लियर किए थे अप्रगामी तरंगे यांत्रिक तरंग, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग के माध्यम से भी क्लियर किए थे क्लियर कि प्रगामी तरंग किसके अनुरूप होता है, अप्रगामी तरंग किसके अनुरूप होता है, यांत्रिक तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग के एक रोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर किए थे भाई। क्लियर कि ये दोनों किसके बेसिस पे होते हैं। अब यहाँ पर जो तरंगों के माध्यम से आपके पास ये जो चीज़ दिया गया है इसके अंतर्गत जो समान कला में होते हैं, समान कला में अध्यारोपित तरंगे, समान कला में अध्यारोपित तरंगे समान कला में अध्यारोपित तरंगे अपने माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। क्लियर। तो समान कला के बेस पे देखते हैं तो समान कला में अध्यारोपित तरंगे अपने माध्यम के प्रकृति पर निर्भर करती है। तो समान कला में अध्यारोपित तरंगे अपने माध्यम के प्रकृति पर निर्भर करती है। तो समान कला में अध्यारोपित तरंगे अपने माध्यम के प्रकृति पर निर्भर करती है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि समान कला में अध्यारोपित तरंगे अपने
माध्यम के प्रकृति पर निर्भर करते हैं। तो समान कला में अध्यारोपित तरंगे अपने माध्यम के प्रकृति पर निर्भर करती हैं। किस पर निर्भर करती हैं? अपनी प्रकृति पर निर्भर करती है। तो प्रकृति पर किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निर्भर करती है, इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई कि समान कला में अध्यारोपित तरंगे अपने माध्यम के प्रकृति पर किसके अनुरूप में करती है और ये किसके अकॉर्डिंग में भी करती है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किसके अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो समान कला में अध्यारोपित तरंगे अपने माध्यम के प्रकृति पर क्या करती है? निर्भर करती है। तो तरंग के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। समान कला में अध्यारोपित तरंगे अपने माध्यम के प्रकृति पर निर्भर करती है कि तरंगों में अधिकतम तीव्रता एवं न्यूनतम तीव्रता तरंगों में अधिकतम तीव्रता एवं न्यूनतम तीव्रता भी उसके माध्यम में आए तरंगों के विक्षोभ पर आधारित होती है। विक्षोभ द्वारा उत्पन्न कंपन पर आधारित होती है। कंपन पर आधारित होती है। तो तरंग के बेस पर भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि समान कला में अध्यारोपित तरंगे अपने माध्यम के प्रकृति पर निर्भर करती है। तरंगों में अधिकतम तीव्रता एवं न्यूनतम तीव्रता भी उसके माध्यम में आए तरंगों के विक्षोभ द्वारा उत्पन्न कंपन पर आधारित होती है। समान कला में अध्यारोपित तरंगे अपने माध्यम के प्रकृति पर निर्भर करती है। तरंगों में अधिकतम तीव्रता एवं न्यूनतम तीव्रता भी उसके माध्यम में आए तरंगों के विक्षोभ द्वारा उत्पन्न कंपन पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है भाई? तो कंपन पर आधारित होती है। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि समान कला में अध्यारोपित तरंगे अपने माध्यम के प्रकृति पर निर्भर करती है। तरंगों में अधिकतम तीव्रता एवं न्यूनतम तीव्रता भी उसके माध्यम में आए तरंगों के विक्षोभ द्वारा उत्पन्न कंपन पर आधारित होती है। तो समान कला में अध्यारोपित तरंगे अपने माध्यम के प्रकृति पर निर्भर करती है। तरंगों में अधिकतम तीव्रता एवं न्यूनतम तीव्रता भी उसके माध्यम में आए तरंगों के विक्षोभ द्वारा उत्पन्न कंपन पर आधारित होती है। तो समान कला के बेस से भी आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं और विपरीत कला के माध्यम से भी देख सकते हैं क्लियर कि समान कला के बेस पे क्या होता है और विपरीत कला के माध्यम से क्या होता है। तो एक को हम लोग समान कला के बेस पे जान सकते हैं और एक को हम लोग विपरीत कला के माध्यम से जान सकते हैं कि समान कला के बेस पे भी क्या होता है और विपरीत कला के बेस पे क्या होता है। तो एक को आप लोग समान कला के बेस पे जान सकते हैं और दूसरे को विपरीत कला के माध्यम से जान सकते हैं कि समान कला के अकॉर्डिंग में क्या होता है और विपरीत कला के अकॉर्डिंग में भी क्या होता है। तो इन दोनों क्वेश्चनों के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये समान के बेस पे क्या होता है और असमान के बेस पे क्या होता है। समान कला के बेस पे भी जान सकते हैं और असमान कला के बेस पे जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तरंगों के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, इसके माध्यम से देखते हैं भाई, तरंगों के माध्यम से देखते हैं कि समान कला में अध्यारोपित तरंगे अपने माध्यम के प्रकृति पर क्या करती है? निर्भर करती है। माध्यम के प्रकृति पर क्या करती है? निर्भर करती है। और तरंगों में अधिकतम तीव्रता एवं न्यूनतम तीव्रता, तरंगों में अधिकतम तीव्रता एवं न्यूनतम तीव्रता भी उसके माध्यम में आए तरंगों के विक्षोभ द्वारा उत्पन्न कंपन पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? कंपन पर आधारित होती है। तो इसके अनुसार भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई, ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेस पे भी रहेंगे। तो समान कला में अध्यारोपित तरंगे अपने माध्यम के प्रकृति पर निर्भर करती है। तो समान कला में अध्यारोपित तरंगे अपने माध्यम के प्रकृति पर क्या करती है? निर्भर करती है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से
क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं कि समान कला में अध्यारोपित तरंगें अपने माध्यम के प्रकृति पर निर्भर करती है। तरंगों में अधिकतम तीव्रता एवं न्यूनतम तीव्रता भी उसके माध्यम में आए तरंगों के विक्षेप द्वारा उत्पन्न कंपन पर आधारित होती है। तो समान कला में अध्यारोपित तरंगें अपने माध्यम के प्रकृति पर क्या करती है, निर्भर करती है भाई। ठीक है, प्रकृति पर क्या करती है, अपने निर्भर करती है। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और ये किसके अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि समान कला में अध्यारोपित तरंगें अपने माध्यम के प्रकृति पर निर्भर करती है। तरंगों में अधिकतम तीव्रता एवं न्यूनतम तीव्रता भी उसके माध्यम में आए तरंगों के विक्षोभ द्वारा उत्पन्न कंपन पर आधारित होती है। तो समान कला में अध्यारोपित तरंगें अपने माध्यम के प्रकृति पर निर्भर करती है। तरंगों में अधिकतम तीव्रता एवं न्यूनतम तीव्रता भी उसके माध्यम में आए तरंगों के विक्षेप द्वारा उत्पन्न कंपन पर क्या होती है, आधारित होती है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि समान कला में अध्यारोपित तरंगें अपने माध्यम के प्रकृति पर निर्भर करती है। तरंगों में अधिकतम तीव्रता एवं न्यूनतम तीव्रता भी उसके माध्यम में आए तरंगों के विक्षेप द्वारा उत्पन्न कंपन पर आधारित होती है। तो तरंगों के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि अधिकतम तरंग के बेस पे क्या होता है और न्यूनतम तरंग के बेस पे क्या होता है। तो अधिकतम तरंग और न्यूनतम तरंग के बेसिस पे भी आपके पास क्या क्या कंटेंट होता है, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो इसका आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग अगले वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। इस क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं।